गुड मॉर्निंग। आज 6 दिसंबर है आज। और आज के न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं जो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर पीटी के लिए। तो आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस को भी अब शुरू किया है। मतलब इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग्स तो मैं पहले भी देता रहा हूँ, लेकिन जैसे अब तक जनसत्ता का जो फ्रंट है पेज है तो वो मैं आपके सामने रखता था और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता था आपको कि इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट। तो जैसे आज की जनसत्ता से देखिए, यूजीसी की इजाज़त लेकर विदेशी विश्वविद्यालय खोल सकेंगे कैंपस में परिसर। एक ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समेत शिखर जी पर पर्यटन बढ़ाने वाली अधिसूचना वापस। तो लगातार पिछले 4-5 दिनों से वीडियो में मैं ये डाल रहा था कि इस पर सरकार जल्दी ही कोई निर्णय लेगी। तो ये देखें, अब इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट देखें तो फ्रंट पेज यहाँ भी इन्होंने न्यू यूजीसी नॉर्म्स के बारे में बनाया है, वही चीज़ है। और भी कई सारे न्यूज़ हैं, लेकिन इसमें आपके काम का सिर्फ और सिर्फ इस पेज से ये है। ठीक है। अच्छा, अगर एडिटोरियल की बात की जाए या जो आर्टिकल्स हैं उसकी बात की जाए तो सारे पेपर ने जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है तो उस पर कई सारे आर्टिकल्स आए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में देखिए, नेट जीरो पर जो कहा उसके बारे में जो भी आगे कैसे रास्ता तय करना है तो उस पर बात कही गई है। जनसत्ता की संपादकीय ने इस पर कलम चलाया है। देखिए, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। प्री के लिए भी निकलेगा इससे और मेंस के लिए भी निकलेगा। जैसे प्री के लिए कितने फैक्ट्स निकलेंगे आपको देखिए। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको कुछ MCQ में डाल देंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फिर देखें, यहाँ है कि इस हाइड्रोजन मिशन में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कितना ये जो मिशन है इसमें गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे आएंगे। तो कुल मिलाकर कितने निवेश की बात अनुमान लगाया जा रहा है इसमें। 2030 तक 1.25 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि का अनुमान है। इस मिशन के तहत 6 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। भारत में कुल ऊर्जा खपत की करीब 80% बिजली कोयले से तैयार होती है। देखिए, तो कई सारे फैक्ट्स आपके लिए हैं इसमें। और जो एक विज़न है कि एक दृष्टि होनी चाहिए कि इस हरित ऊर्जा का जो क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है अर्थव्यवस्था में। तो पूरी ये संपादकीय को पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा इसमें। कल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया गया है तो भारत इसके लिए पहले से ही ISA की चर्चा मैंने की थी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की पहल पे ही शुरू की गई है। तो इस संबंध में देखिए, इस संबंध में सौर ऊर्जा उत्पादन का विशाल तंत्र विकसित किया गया है भारत में। सही है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन चूंकि पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके किया जाता है, इसलिए भारत को इसके लिए अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह पूरे साल यहाँ सूरज की रोशनी मिलती है जिससे सौर ऊर्जा का उत्पादन आसान है, उसी तरह हरित हाइड्रोजन के लिए भी पर्याप्त जल भंडार है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है भारत, सौर ऊर्जा और अब हाइड्रोजन से। तो इसको आप देख लेंगे एक बार। प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी काम देगा ये। इसी से संबंधित ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से ही संबंधित देखिए एक न्यूज़ है कि जो भारत में अभी 1.8 करोड़ टन ग्रे हाइड्रोजन। अब देखिए 3 तरह के जो हाइड्रोजन है जो इस्तेमाल होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन होता है, एक ब्लू हाइड्रोजन होता है और ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बोल रहे हैं कि ग्रे हाइड्रोजन या अमोनिया इस्तेमाल होता है, जबकि मिशन के जरिए 2030 से 5 करोड़ टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और इसी माह ने देखें बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल पोर्टफोलियो किनके पास है। तो ये RK सिंह है, राजकुमार सिंह, तो इनके पास है। ठीक है। मंत्रालय भी पूछा जा सकता है आपसे।
इसके बाद देखें आप, सम्मेद शिखर जी पर्यटन वाली अधिसूचना वापस। जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी पर्वत को वन्य जीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को इस क्षेत्र को इको पर्यटन क्षेत्र बनाने वाली अधिसूचना वापस ले ली। तो यहाँ पर सरकार ने व्यावहारिकता का परिचय दिया है। और देखिए एक चीज़ और इसी बहाने, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य भी है यहाँ पर, पारसनाथ सेंचुरी जिसको बोलते हैं, उससे बड़ा फिर नेशनल पार्क होता है। तो पूछा जा सकता है आपको पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है। चलिए अगली कटिंग को लेते हैं। गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली उड़ान उतरी। पणजी स्थित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गोवा या पणजी होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, प्रमोद सावंत हैं। देखिए गोवा से किन राज्यों की सीमाएं सटती हैं, ये क्वेश्चन बेसिक्स हैं। तो देखिए यहाँ गोवा, और गोवा में मैंने लगाया है किसको, सर्कल किया है मांडवी रिवर है जो पणजी है गोवा की राजधानी, वो मांडवी के किनारे ही स्थित है। ये पणजी है देखिए अरब सागर से। और गोवा का लोकेशन एक बार देख लीजिए, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दादरा नगर हवेली के पास दिखा देते हैं इसको, महाराष्ट्र के साउथ में और कर्नाटका से सटा हुआ। इसको जरा मैप पे कर लेंगे काम आप। अगली न्यूज उड़ीसा से है। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, नीचे देखिए आप, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विथ इंडियन मेंस हॉकी टीम एट बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। चलिए आप सबको पता है कि जो मेंस वर्ल्ड कप हॉकी है उसका आयोजन उड़ीसा में हो रहा है। और उड़ीसा में ये कहाँ पे हो रहा है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, राउरकेला में है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला। चलिए तो दो प्रश्न इससे बने आपको। पहला तो ये कि वर्ल्ड कप जो हॉकी हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो इंडिया में हो रहा है, किस स्टेट में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। और जो इम्पॉर्टेंट स्टेडियम है वो कौन सा है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। चलिए ये गोवा को दिखाया है मैंने। द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन एट द रेट ऑफ 2047, यानी वाटर विजन 2047 पर पहली जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, राज्यों के मंत्रियों की जो बैठक हुई है, तो वो कहाँ हुई है बल्कि होगी आज भोपाल में। देखिए भोपाल में फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन, कहाँ, भोपाल में। तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है ये। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, वर्ल्ड दुनिया की सबसे लंबी यात्रा पे निकला है ये, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये, दैट पीएम नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ ऑन जनवरी 13 जनवरी को करेंगे इसको। इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है गंगा विलास। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गंगा विलास हाल ही में गंगा विलास चर्चा में क्यों रहा है, या गंगा विलास है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। और देखिए ये गंगा विलास क्या करेगा ये, तो गंगा विलास क्रूज विल स्टार्ट इट जर्नी फ्रॉम वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 50 दिन में 3200 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। यह यात्रा यूपी से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ तक होगी। जरा मैप में कितना अच्छा मौका है, मैप जरा निकाल लें इंडिया का। मैंने कई बार पहले भी कहा है, A4 साइज ले लीजिए इंडिया का मैप जो प्रैक्टिस करने के लिए आता है, और उस पर आप लोकेट करें। तो यहाँ पर देखिए शुरू कीजिए आप, यूपी, फिर बिहार इन करेगा ये, फिर कोलकाता की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से बांग्लादेश को क्रॉस करेगा और तब फिर असम में डिब्रूगढ़ तक। देखिए यहाँ पर एक कटिंग और मैंने लगाई है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ना, फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ भाया बांग्लादेश ऑन जनवरी 13। जर्नी ऑफ 3200 किलोमीटर का सफ़र है ये, 50 दिन में तय होगा और 27 नदी तंत्र जो है उसको ये क्रॉस करेगा।
क्रूज विल ऑल्सो पास थ्रू नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इंक्लूडिंग सुंदरवन डेल्टा। देखिए सुंदरवन डेल्टा को क्रॉस करेगी, काजीरंगा अभयारण्य को क्रॉस करेगी, और इसके अलावा बिहार के जो मैदानी इलाके हैं जैसे विक्रमशिला हो गया, बिहार को क्रॉस करेगी तो रास्ते में गंगा जी के किनारे जितने शहर है वो तो मिलेंगे ही ना, तो इन सबको भी क्रॉस करेगा ये। चलिए अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले जाने जाती थी किससे, पहले जाना जाता था अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस। और किस लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाला है, तो लाइसेंसिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। देखिए इस यहाँ पर कितने सारे टर्म्स आए आपके लिए। एक तो हो गया यूनिवर्सल बैंकिंग, अब सबको पता होगा डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग्स होती है, नैरो बैंकिंग होता है, यूनिवर्सल बैंकिंग होता है, यूनिट बैंकिंग होती है, ब्रांचलेस बैंकिंग होती है, तो कई सारी बैंकिंग के कई सारे टाइप्स हैं। यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे जो बैंक एक बैंकिंग के सारे प्रोडक्ट को ऑफर करता है, SBI हो गया, HDFC हो गया, ये सारे यूनिवर्सल बैंक हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया है किसने, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस ने। इसी बहाने देखिए अब इसको लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आगे की बात है, और मेरा अनुमान है कि मिल जाना चाहिए इसको। तो अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इसके पहले जो बड़ा प्राइवेट बैंक आया भारत में तो 2015 में, आपको याद होगा एक लंबे अरसे के बाद 2 बैंक आए 2015 में प्राइवेट बैंक। एक बैंक बंधन बैंक था और दूसरा IDFC फर्स्ट, 2015 में 2 बैंक आए 2015 में, एक IDFC फर्स्ट और बंधन बैंक, बंधन और IDFC फर्स्ट। बंधन बैंक पहले, बंधन बैंक भी क्या था, बंधन बैंक भी पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, ये बंगाल बेस्ड थी ये बंधन बैंक, और आज के डेट में देखें इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और IDFC, तो 2 प्राइवेट बैंक जो सबसे पीछे खुले, बंधन बैंक और IDFC। उसके पहले अगर आप जाते हैं उसके पीछे तो फिर 10 साल का गैप आपको मिलता है। 2003 और 4 में, 2003-4 में 2 बैंक आए थे उस समय, तो एक था कोटक महिंद्रा और यस बैंक। कोटक महिंद्रा और कौन था, यस बैंक, ये 2 प्राइवेट बैंक आए थे। यानी कि 2004 के बाद, 2003-4 के बाद फिर 10 साल के बाद 2 प्राइवेट बैंक आए, बंधन बैंक और ये IDFC फर्स्ट। 2003-4 के पहले अगर जाएं तो उसके पहले अगर आप जाते हैं तो आपको फिर 10 साल पीछे आना पड़ेगा 1994 में। उस समय 10 नए प्राइवेट बैंक को जो RBI ने लाइसेंस इश्यू किया था, 10 नए प्राइवेट बैंक, जिसमें आपको ICICI हो गया, फिर आपको बंधन, ये ICICI, इंडसइंड बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ये सब कितने, यानी 10 बड़े जो प्राइवेट बैंक थे, वो UTI बैंक जिसका बाद में एक्सिस बैंक नाम किया गया। तो जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, उस तरह से बैंकों का भी डिमांड बढ़ा, तो उस हिसाब से बैंक RBI ने प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया। हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ नेपाल से है। प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल प्रचंड। देखिए इस कटिंग से कितने क्वेश्चन बनेंगे। एक तो फिर से रिवीजन आपका हो रहा है कि कौन है अभी नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्रचंड है, पुष्प कुमार दहल हैं। तो इनॉग्रेटेड अ रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ड विद द चाइनीज असिस्टेंस इन वेस्टर्न नेपाल टूरिस्ट हब ऑफ पोखरा। यानी हाल ही में नेपाल में चीन की मदद से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत की गई है, तो ये पोखरा है। अच्छा, महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये जो पोखरा है ये चीन की मदद से हुआ है, चीन की मदद से शुरू हुआ है। तो देखिए आप, इसमें और भी इंफॉर्मेशन है। द इंटरनेशनल फ्लाइट्स आर ये जो है नेपाल चाइना, देखिए यहाँ नेपाल चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI कॉपरेशन वाज कंस्ट्रक्टेड विथ चाइनीज लोन असिस्टेंस। जिस तरह से चाइना
पाकिस्तान में आप देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना वहाँ पर, CPEC है वहाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से शुरू होकर के और अपना जो हमारा कश्मीर है, जो जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है POK, उससे होता हुआ और फिर ग्वादर तक, सॉरी ये ग्वादर, हाँ सही तो है, ग्वादर तक जाता है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो उसी तरह से यहाँ भी नेपाल में भी चाइना, अब चूँकि देखिए कम्युनिस्ट सरकार वहाँ पे आई है तो अब एक्टिविटी फिर शुरू होंगी, तो ये चाइनीज लोन पर आधारित है ये। और देखिए यहाँ पर एक चीज़, आई अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ चाइना थ्रू द चाइनीज एम्बेसी हियर, ये चाइना के नेपाल के एक मंत्री साहब का कहना है कि चाइना से मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो लोन आपने दिया है इस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए, तो इसको कन्वर्ट कर दें, आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, 75% इसका जितना लोन का अमाउंट है, तो अभी तक आपने लोन दिया था, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए लोन इनटू ग्रांट। तो लोन और ग्रांट में अंतर होता है, लोन दिया है चाइना ने और इसको वो कह रहा है कि भैया इसको आप ग्रांट में चेंज कर दीजिए, ग्रांट बना दीजिए इसको। तो लोन और ग्रांट में अंतर होता है। लोन का मतलब हुआ कि उसको आपको विद इंटरेस्ट आपको रिपे करना पड़ेगा। ग्रांट का मतलब हो गया कि अनुदान, जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुदान। तो ग्रांट को वापस नहीं किया जाता है, लोन को वापस किया जाता है, ग्रांट को आप वापस नहीं करते हैं, अनुदान जिसको बोलते हैं, लेकिन उसी पर्पस पे खर्च करते हैं जहाँ जिसके लिए वो दिया गया है। ठीक है, तो दान अनुदान ये कई सारी चीज़ें होती हैं। तो नेपाल को पता है कि इस अमाउंट को वापस करना मुश्किल है उसके लिए, तो एक नया हम्बन टोटा फिर कहीं ना यहाँ बन जाए, इसकी आशंका है। भारत भी इस पर नज़र डाले हुए है। देखिए चाइना आइज नेपाल्स पोखरा एयरपोर्ट, नेपाल PM प्रचंड इनोग्रेट्स पोखरा एयरपोर्ट विल विद चाइनीज असिस्टेंस। कम्युनिस्ट सरकार बनने का असर, नेपाल में चीन का बढ़ने लगा हौसला। पोखरा रीजनल एयरपोर्ट टू बी ऑफिशियली, है ना। तो देखिए इस तरह की, और भारत में चिंताएं भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि पोखरा का लोकेशन आप देखें एक बार नेपाल में, तो अब देखिए इसी एयरपोर्ट के बहाने कितने नज़दीक आ गया नेपाल, ये चाइना कितने नज़दीक आ गया। मात्र 100 या 150 किलोमीटर की दूरी मेरे समझ से होनी चाहिए, या 200 किलोमीटर होगा, जो गोरखपुर वगैरह है, या और भी जो UP के शहर हैं, बिहार के शहर हैं। तो चाइना की नज़दीकियाँ भारत को घेरने की जो उसकी एक शुरू से मंशा रही है वो दिखती है इससे। और अंत में मैंने लगाया है BPSC 68वीं, आज दैनिक जागरण में एक न्यूज़ आया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को ही होगी। आप इसको पढ़ लेंगे और अपनी तैयारी को कहीं भी कमी नहीं होने देंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।